नमस्कार। बहुत कॉमन सवाल है जो कि पूछा जाता है। ऑलमोस्ट हर पेशेंट पूछता ही है ये सवाल कि भाई मुझे कितना टाइम लगेगा थेरेपी में? कितने सेशंस लेने पड़ेंगे मुझे थेरेपी में? आखिर मेरी ये जो प्रॉब्लम है, बीमारी है, ये कितने सेशंस में ठीक होगी? भाई डॉक्टर तो कहता है कि इतने महीने या इतने हफ्ते दवा लेनी पड़ेगी। थेरेपी के कितने सेशंस लगेंगे? अब हर पर्सन के दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता है और आना भी चाहिए कि भाई थेरेपी कितना टाइम लेगी? भाई इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतने ज़्यादा दिन तक आना पड़ेगा, ना जाने कितने सेशंस लेने पड़ेंगे। भाई पता तो चले कि आखिर कितना खर्चा उठाना पड़ेगा हमें और कितनी थेरेपी के सेशंस लेने पड़ेंगे। कब हमें पता चलेगा कि भाई ये थेरेपी जो है काम कर रही है, ठीक हो रहे हैं हम इससे या नहीं हो रहे हैं? भाई भरोसा कैसे करें? तो ये जो सवाल है ये हर पेशेंट के दिमाग में आते हैं। थेरेपी शुरू करने से पहले ये सारे सवाल सभी पेशेंट्स के दिमाग में आते हैं और जैसा मैंने बताया आने भी चाहिए, पूछने चाहिए अपने डॉक्टर से, अपने थेरेपिस्ट से। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस लेते ही जाएं सेशंस और प्रॉब्लम दूर ही ना हो पाए, प्रॉब्लम का कोई क्योर ही ना हो, प्रॉब्लम मैनेज ही ना हो पाए। क्योंकि हर जगह पढ़ने में मिलता है कि भाई ओसीडी का कोई क्योर नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिया का क्योर नहीं है, बायपोलर का क्योर नहीं है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी का कोई क्योर नहीं है, डिप्रेशन का क्योर नहीं है, जीएडी का क्योर नहीं है, पैनिक अटैक का कोई क्योर नहीं है, पीटीएसडी का क्योर नहीं है। भाई क्योर नहीं है फिर थेरेपी क्यों लें? थेरेपी से फायदा क्या होगा? थेरेपी किस लिए लें? क्यों इतना पैसा खर्च करें? कितने सेशंस तक लें? भाई जब क्योर ही नहीं है तो फिर किस लिए थेरेपी लें? दिमाग में ये सब सवाल आते होंगे। इस वीडियो में मैं एक सवाल का जवाब दूंगा, वो ये कि कितने समय तक थेरेपी ली जानी चाहिए या आमतौर पे थेरेपी कितने टाइम तक दी जाती है। जो भी इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा वो एपीए की वेबसाइट से ली हुई है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इनकी वेबसाइट से ली हुई है। तो बहुत ही वैलिड, बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही रिलायबल और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो एपीए की वेबसाइट क्या कहती है कि जो ट्रीटमेंट की जो लेंथ है, भाई नंबर ऑफ थेरेपी सेशंस जो हैं वो वेरी करेंगे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हर व्यक्ति के लिए जो है अलग अलग नंबर ऑफ सेशंस काम करेंगे और उनकी प्रॉब्लम पे भी डिपेंड करेगा। कुछ बीमारियां थोड़े से सेशंस से चली जाती हैं, कुछ बीमारियों को जाने में लंबा टाइम लगता है। तो कुछ बीमारियों का स्तर होता है जो मैटर करता है कि कितना लंबे टाइम तक थेरेपी चलेगी। माइल्ड लेवल की प्रॉब्लम है तो कुछ ही सेशंस लगेंगे, मॉडरेट या सीवियर लेवल की प्रॉब्लम है तो काफी लंबे सेशंस लग सकते हैं। तो ऐसे वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। तो जो एक्यूट डिफिकल्टीज हैं, भाई अचानक से कोई प्रॉब्लम हुई, बहुत सा स्ट्रेस आया, डिप्रेसिव सी रिएक्शन आई, एकदम से बहुत तनाव बढ़ गया, तो कुछ ही सेशंस लगेंगे, एक या दो सेशंस में शायद निपट जाएगा। या प्रॉब्लम में पहले भी ट्रीटमेंट लिया है, दोबारा से प्रॉब्लम आ गई तो शायद 4 या 5 सेशंस लगें। और जो क्रोनिक कंडीशंस हैं, लंबे समय से बनी हुई हैं, पहली बार ट्रीटमेंट लेना शुरू कर रहे हैं, आज तक पहले कभी थेरेपी नहीं ली, दवाइयां लेते रहे या कुछ भी नहीं लिया, तो लंबे टाइम तक थेरेपी चल सकती है। इसी के साथ यह भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की थेरेपी दी जा रही है। अब आमतौर पर हिंदुस्तान में तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है, सीबीटी। तो सीबीटी की जो लेंथ है वो तो करीब करीब एक जैसी होती है, जो कि हर डॉक्टर उसी तरह से प्रोवाइड करता है। पर कुछ और दूसरी थेरेपीज होती हैं जो कि ब्रॉडर फोकस रखती हैं। सीबीटी का जो फोकस है वो बड़ा स्पेसिफिक होता है कि भाई ये रही प्रॉब्लम, इसको डील करना है, इसको दूर करना है, दैट्स इट। बट कई लोग थेरेपी कुछ और रीजंस की वजह से लेते हैं। उनको अपने अंदर बदलाव करना है, उनको जीने का एक नया ढंग सीखना है, नए तरह से जीना है, नए तरह से सोचना है। वो क्लिनिकल पेशेंट्स नहीं है, वो बीमार नहीं है, उनको कोई मानसिक बीमारी नहीं है, उनको दवा की जरूरत नहीं है, पर उनको खुद को नए सिरे से देखना है, नया पर्सपेक्टिव डेवलप करना है, अपनी सोच, अपने बिहेवियर, अपनी आदतों को बदलना है। उनका फोकस बहुत ब्रॉड है, पर्सनैलिटी को चेंज करना चाहते हैं, लाइफ के कुछ इश्यूज रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो ऐसे केस में थेरेपी का जो अप्रोच होता है, टेक्निक होती है, वो बिल्कुल अलग होती हैं और सीबीटी की टेक्निक्स बहुत अलग होती हैं। और यहां तक कि सीबीटी की टेक्निक्स भी डिसऑर्डर टू डिसऑर्डर वेरी करती हैं। मतलब कि सीबीटी भी भले ही थेरेपी तो एक ही है, मोडेलिटी तो एक ही है, पर उसकी टेक्निक्स वेरी करती हैं पेशेंट टू पेशेंट और प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। तो ओसीडी के लिए अलग टेक्निक्स हैं, डिप्रेशन के लिए अलग टेक्निक्स हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए, पीटीएसडी के लिए अलग टेक्निक्स हैं। तो अलग अलग टेक्निक्स अलग अलग तरह का टाइम लेती हैं। तो भाई इसमें एक बात तो साफ है कि टाइम कितना लगेगा वेरी करता है, कोई फिक्स आंसर नहीं है। ना दवाओं का फिक्स आंसर होता है कि कितने टाइम तक लेनी पड़ेंगी, कब तक लेनी पड़ेंगी, कौन कौन सी लेनी पड़ेंगी, और ना ही थेरेपी के लिए कोई फिक्स आंसर है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि कंसिडर करने चाहिए
जिन पर ध्यान देना चाहिए किसी भी थेरेपी के ट्रीटमेंट की लेंथ को डिसाइड करते टाइम। कि जैसे पहला पॉइंट तो ये हुआ कि थेरेपी आमतौर पर तब खत्म होती है जब पेशेंट जिसने कि जिस वजह से ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था और जैसे जैसे कोर्स ऑफ थेरेपी में जो गोल्स जो थे वो बदलते रहे थे, तो फाइनली जो गोल सेट किए थे थेरेपी के कि बस हम इन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, इस तरह का इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं, जब वो गोल पूरा हो जाए, अचीव हो जाए, तब थेरेपी खत्म करने के चांस बढ़ जाते हैं, या ये कहें कि तब थेरेपी को खत्म करने का सही टाइम होता है। तो जरूरी ये है कि पूरे थेरेपी लेते दौरान थेरेपी के गोल्स बदलते हैं, थेरेपिस्ट से बात करके डिसाइड किया जाए कि किन इश्यूज पर आप वर्क करना चाहते हो और कितना टाइम आप ले सकते हो। अब कितना टाइम ले सकते हो ये नहीं कि 2 सेशन में ठीक होना है मुझे, भाई थेरेपिस्ट कोई भगवान नहीं है, थेरेपिस्ट कोई जादूगर नहीं है कि किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए 2 ही सेशन में ठीक कर दे। तो थेरेपी को लेते दौरान काफी हद तक डायनामिक डिसीजंस बनाए जाते हैं, डिसीजंस को बदला जाता है कि कैसे किन गोल्स को अचीव किया जाए और कितना लेंथ आप रखना चाहते हैं थेरेपी की। तो थेरेपिस्ट से बात करना जरूरी है और साथ ही साथ थेरेपी को किस तरह से खत्म करना चाहते हैं ये देखना जरूरी होता है। तो इसका पूरा प्लान, पूरा आइडिया पेशेंट को या तो पहले से ही दिमाग में बना लेना चाहिए, थेरेपिस्ट से बात करनी चाहिए कि वो आपके ट्रीटमेंट के लिए क्या प्लान बना रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं, और थेरेपी लेते दौरान भी आपको उस गोल की तरफ बढ़ रहे हो या नहीं, थेरेपिस्ट से इसके बारे में रेगुलर चर्चा करते रहना चाहिए। तो थेरेपी की जो लेंथ है अगर हम इस तरह से देखें तो वो टेंटेटिव होती है, मतलब कि हाँ इतना टाइम लग सकता है, भाई इस प्रॉब्लम को, इस डिसऑर्डर को ट्रीट कर रहे हैं तो इतना समय तो लग सकता है। मैं भी जब शुरू करता हूं थेरेपी तो सीधा कहता हूं कि भाई 3 से 4 महीने तो लगेंगे, भाई 3 से 4 महीने रेगुलर थेरेपी के लगेंगे ही लगेंगे। तो टेंटेटिव होता है, पर थेरेपी के पूरे कोर्स में ये जो ड्यूरेशन है, लेंथ है पूरे ट्रीटमेंट की, ये बदली जा सकती है और अक्सर बदली जाती है। कभी भी कोई भी थेरेपी मैंने आज तक सक्सेसफुली एक पहले से ही प्री डिटरमाइंड ड्यूरेशन या लेंथ में नहीं की। ये मैंने नहीं की ऐसा नहीं है, ये ऐसा ही होता है। कोई भी थेरेपिस्ट ना बता सकता है पूरे सटीक तौर पे कि कितना टाइम लगेगा, कितने दिन में, कितने सेशंस में हम ठीक करेंगे। और पेशेंट अक्सर गलती ये करते हैं कि वो एकदम सटीक आंसर चाहते हैं, एग्जैक्ट बताओ इस दिन कब तक कितने सेशन में हम ठीक हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। थेरेपी एक सब्जेक्टिव वर्क होता है, एक पर्सन और दूसरे पर्सन के बीच का वर्क होता है। इसका टाइम, इसकी ड्यूरेशन, इसकी लेंथ सब वेरी करती है। तो पूरे कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट में, थेरेपी में, इसकी जो लेंथ है, ड्यूरेशन है, सेशंस की भी ड्यूरेशन है, भाई 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, आधे घंटे का है, कितना लंबा सेशन लेना है, ये वेरी करता है और इसको अलग अलग टाइम पर डिसाइड किया जाता है डिपेंडिंग ऑन क्या चीज ठीक करना चाहते हैं। तो थेरेपिस्ट जो है वो इनिशियली आपका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाता है, फिर अलग अलग टाइम पर वो अपने थेरेपी के प्लान को रिवाइज करता है, डिस्कस करता है आपसे, कई सारे इवैल्यूएशंस करता है, असेसमेंट्स करता है, टेस्ट कंडक्ट करते हैं थेरेपिस्ट अलग अलग टाइम पर देखने के लिए, जांचने के लिए कि कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है, किस हद तक इंप्रूवमेंट आ रही है। भाई थेरेपिस्ट भी ये डिसीजन लेता है, थेरेपिस्ट भी अपनी जजमेंट बनाता है कि आइडियली जितना इंप्रूवमेंट होना चाहिए या जिस तरह से इंप्रूवमेंट आना चाहिए वो हो रहा है या नहीं। हालांकि आइडियली हम नहीं देखते, हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि भाई इतने टाइम में इस तरह से काम करके इतना इंप्रूवमेंट आ जाना चाहिए था या आ जाना चाहिए। थेरेपिस्ट खुद को भी असेस करते रहते हैं कि हम कितना अच्छा और कितना बेहतर तरह से काम कर पा रहे हैं। तो पेशेंट के साथ वो टेस्ट कराते हैं और साथ ही साथ वो खुद भी इस पर असेसमेंट करते हैं, खुद को भी जांचते हैं, रिफ्लेक्शन देते हैं खुद में कि कितना लंबा उनको रखना चाहिए इस थेरेपी को। रिसर्च जो है उसने ऐसा बताया है कि एक बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है कि जितनी लंबी थेरेपी ली जाएगी उतने ही अच्छे क्लिनिकल आउटकम्स अचीव किए जाएंगे। क्लिनिकल आउटकम्स का मतलब क्या है कि ना ही सिर्फ वो सिम्टम दूर हो जाए, पर साथ ही साथ पेशेंट जो है वो अपनी लाइफ में रिकवर कर जाए, फुल्ली फंक्शनल हो जाए, ताकि वो अपनी लाइफ को खुशी खुशी अपनी मर्जी से अपने टर्म्स पर जी पाए और वो दोबारा से रिलैप्स ना करे। तो ये सारा ध्यान रखने के लिए लंबे समय तक थेरेपी लेना सबसे अच्छा होता है और सबसे ज्यादा पॉजिटिव आउटकम्स तभी आते हैं जब थेरेपी लंबे समय तक ली जाए।
इसलिए ये जरूरी है, बहुत जरूरी है कि ट्रीटमेंट की लेंथ को लेकर आप एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखें। ये नहीं कि 2 सेशन हो गए, 3 सेशन हो गए, भाई कुछ काम नहीं कर रहा, बेकार है, थेरेपी बेकार है, थेरेपिस्ट ही बेकार है, एम ही बोलते रहते हैं थेरेपिस्ट, कुछ नहीं होता इससे। तो इसलिए जब आप थेरेपी शुरू करने जा रहे हैं, और मैं समझ सकता हूं कि आप में से कुछ लोग जो ये वीडियो सुन रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों ने तो पहले थेरेपी कभी ली नहीं होगी, या कुछ लोगों ने पहले थेरेपी ट्राई की होगी। तो अगर आपने थेरेपी ट्राई नहीं की है, कभी नहीं ली है, सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं थेरेपी लेने का, तो ध्यान रखें कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रियलिस्टिक हो। मतलब माइंड में ये सोच के चलो कि लंबा टाइम लग सकता है। ऐसा मत सोचो कि ओसीडी है, ट्रीटमेंट है, वहां मैंने पढ़ा था कि 5 सेशन 10 सेशन लगते हैं, हो जाना चाहिए, तो आप डॉक्टर के पास जाओ, थेरेपिस्ट के पास जाओ, मुझे तो 5 सेशन में ठीक होना है। मेरे पास ऐसे लोग भी आए हैं जो 5-5 10-10 साल से मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं और कहते हैं कि आज आए हैं, आज के बाद दोबारा नहीं आ पाएंगे, आज ही ठीक करके भेज दो। भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं कर सकता। ना दिमाग से लड़ा जा सकता है, ना बीमारी से लड़ा जा सकता है। तो थेरेपी पेशेंस के साथ ली जाती है, और लंबा टाइम एक्सपेक्ट करना स्वाभाविक है, जरूरी है। ज्यादा ऑब्वियस और ज्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप मान के चलें कि लंबा टाइम लग सकता है। ज्यादातर लोगों को 6-8 महीने 10 महीने लगते ही हैं, और मैंने भी यही देखा है। मेरे एक्सपीरियंस में 8 से 12 महीने, भाई 8 से 12 बोल रहा हूं, 8 से 9 नहीं बोल रहा, क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग ऑलमोस्ट 1 साल तक ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखते हैं, थेरेपी कंटिन्यू रखते हैं, जिसमें से शुरुआत का पीरियड वीकली थेरेपी का होता है, और धीरे 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 फोर्टनाइटली किया जाता है, मतलब 15 दिन में एक बार किया जाता है, और शुरू शुरू में हर हफ्ते सेशन किया जाता है। ऐसी थेरेपी लंबे टाइम तक, करीब 8 से 10 महीने या ज्यादा से ज्यादा साल भर तक जब ली जाती है, तो लाइफ टाइम बेनिफिट्स अचीव हो सकते हैं। इसलिए दोनों चीजों का ध्यान रखना है। लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट लंबी हो सकती है, और साथ साथ पैसा भी खर्च होगा ऐसे में। तो इसलिए ज्यादा अमाउंट आप सेव करके रखें, किसी तरह से बांध लें इस चीज को कि अगर आपको एक अच्छी थेरेपी लेनी है तो एक बड़ा अमाउंट अपने पास रख लें सेव करके, कि ये मुझे थेरेपी पे खर्च करना ही है और मुझे लेना ही है। लंबा टाइम लगेगा, मैं थेरेपी लूंगा या लूंगी, और मुझे सक्सेसफुली अपने इस प्रॉब्लम को ट्रीट करना ही है, क्योंकि थेरेपिस्ट के पास आंसर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, ट्रीटमेंट्स हैं ऐसे जो वर्क करते हैं, जो सैकड़ों रिसर्च में देखे गए हैं, काम करते हैं ट्रीटमेंट्स। बस आपको लेना है, मन बनाना है, और डिटरमाइन करना है, ठानना है, डेडिकेशन के साथ थेरेपी को पूरा लेना है, तो सक्सेसफुल होगी ही होगी थेरेपी। इसलिए ये सोचने से पहले कि ट्रीटमेंट वर्क नहीं कर रहा, छोड़ देंगे, बेकार है, किसी काम का नहीं है ट्रीटमेंट, छोड़ने से पहले थोड़ा सोच लें कि कहीं आप जल्दबाजी तो नहीं कर रहे। सालों की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए कहीं आप जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख रहे थेरेपी से, कुछ मैजिक की, कुछ मिरेकल की उम्मीद से तो नहीं आ रहे थेरेपी में। अगर मिरेकल या मैजिक की उम्मीद से आओगे तो थेरेपी कभी वर्क नहीं करेगी, कभी वर्क नहीं करेगी, इम्पॉसिबल है। ना दवाएं मैजिकली वर्क करती हैं, और ना थेरेपी मैजिकली वर्क करती है। इसलिए पेशेंस के साथ और समझ के साथ थेरेपी लेने बढ़े आगे। तो अब कुछ रिसर्च डिस्कस करेंगे कि वो क्या कहती है कि भाई कितना टाइम तक थेरेपी ली जानी चाहिए, और कितने टाइम तक ली गई थेरेपी ज्यादा सक्सेसफुल होती है। तो जो रीसेंट रिसर्च है, जो कि पिछले कुछ सालों में हुई है, वो ये बताती है कि जब पेशेंट्स की बीमारियों का असेसमेंट किया जाता है, और जो सिम्टम मेजर्स होते हैं, असेसमेंट टूल्स होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन का, एंजाइटी का, ओसीडी का, और जो भी पर्सनैलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके असेसमेंट के जो क्वेश्चनेयर्स होते हैं, और उसके हिसाब से जो उनका नंबर बताया जाता है, लेवल बताया जाता है सिम्टम के, डिस्ट्रेस और इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का, उसको दूर करने के नजर से अगर थेरेपी दी जाए, जो कि मोस्टली सीबीटी में ही होती है, तो 50% पेशेंट जो है वो 15 से 20 सेशंस के अंदर पूरे अच्छे से ठीक हो जाते हैं, या ये कहें कि ठीक हो पाते हैं। करीब करीब 50% पेशेंट 15 से 20 सेशंस में ठीक हो पाते हैं। इसी के साथ पिछले करीब 20-25 सालों में, 2 से 3 दशक में, एक ऐसा मूवमेंट चला है जिसके अंदर ब्रीफ थेरेपीज दी जाती हैं, और कई सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, जो काम कर रहे हैं इस तरह की रिसर्च पर, कि वो देखना चाहते हैं कि क्या हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स के लिए क्या ब्रीफ थेरेपीज दे सकते हैं, ब्रीफ इंटरवेंशंस, ब्रीफ साइकोथेरेपीज। तो वो जो ब्रीफ साइकोथेरेपीज हैं वो करीब 10 या 12 सेशन से लेकर 15 सेशन तक का टाइम लेती हैं, और प्रॉब्लम्स को काफी हद तक
क्योर कर देती हैं या उनसे पेशेंट को रिलीफ दे देती हैं। तो इन रिसर्चेस ने भी काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं और वो बताती हैं कि हाँ, किसी किसी कंडीशन में किसी किसी पेशेंट के लिए कोई कोई पर्टिकुलर टेक्निक जल्दी असर ला सकती है और ये 15, 20, 25 सेशंस की बजाय 10 से 15 सेशन के अंदर पेशेंट को काफी हद तक रिलीफ दे सकती है। अब ये तो बात रही रिसर्च की, क्योंकि रिसर्च बड़े कंट्रोल्ड तरीके से, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से चलती हैं और उसके अंदर पेशेंट का सिलेक्शन भी बड़े हिसाब से किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हम ऐसे थेरेपी, ऐसी टेक्निक पर काम कर रहे हैं रिसर्च के अंदर जिसमें कि हमें काफी हद तक उम्मीद है कि एक अच्छा सक्सेसफुल रिजल्ट तो आएगा, क्योंकि हम इस टाइप के पेशेंट्स को थेरेपी में रिक्रूट कर रहे हैं, मतलब रिसर्च के लिए, जहां पर हमें काफी हद तक सक्सेस मिलने के चांस हैं। उसी हिसाब से इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जो है रिसर्च के अंदर रखा जाता है और उसी हिसाब से थेरेपी जब दी जाती है तो उसके रिजल्ट्स को इवेल्युएट किया जाता है। तो काफी हद तक एक बायस होता है रिसर्चेस के अंदर जो कि बड़ा आइडियली बताती हैं कि भाई इतने टाइम तक तो लगेगा थेरेपी का और इतने टाइम तक तो सेशंस जो है वो लेने पड़ेंगे। पर प्रैक्टिस जब की जाती है रोजमर्रा की लाइफ कंडीशंस के हिसाब से, जब पेशेंट्स को मैनेज किया जाता है, पेशेंट जब ट्रीटमेंट लेता है और अपनी कई तरीके की फाइनेंशियल, सोशल और दूसरी प्रॉब्लम से डील करते हुए थेरेपी को कंटिन्यू करता है, तो ऐसे में अक्सर इतना ईजी नहीं होता कि 10, 12, 15 सेशन में थेरेपी निपट जाए। तो उस केस में क्या होता है कि लंबे पीरियड तक, 6 महीने, 8 महीने, लंबे पीरियड तक अक्सर पेशेंट और थेरेपिस्ट डिसाइड करते हैं कि हम थेरेपी को कंटिन्यू रखेंगे, लंबे सेशंस लेते रहेंगे, हालांकि महीने में 1 या 2 विजिट्स ही दें या कभी कभी थोड़ा और लंबा गैप रखा जा सकता है। पर लंबे टाइम तक थेरेपी में बने रहने के लिए अक्सर कई पेशेंट्स अपने थेरेपिस्ट के साथ ऐसा डिसाइड कर लेते हैं जिसमें कि 30-35 सेशंस भी लग सकते हैं और उसके अंदर टाइम पीरियड भी जो है वो लंबा हो जाता है, 6-8 महीने, 10 महीने तक खींच सकता है। वो इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छी रिकवरी ली जा सके, ज्यादा से ज्यादा एरियाज पर वर्क किया जा सके, पूरी तरह से सिम्टम्स में रेमिशन लाया जा सके, रिलैप्स के चांस को बचाया जा सके, रिलैप्स के चांसेस को कम से कम किया जा सके और कॉन्फिडेंस अटेन किया जा सके कि अब पेशेंट के पास वो सारे स्किल्स हैं जिससे कि वो बिना ट्रीटमेंट लिए भी अपनी लाइफ में बेटर तरीके से रह सकता है और सिम्टम फ्री होकर या बहुत माइनर सिम्टम्स के साथ अपनी एक अच्छी लाइफ को लीड कर सकता है, अपनी एक फुलफिलिंग सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जी सकता है। इस लेवल तक पहुंचने के लिए लंबी खिंच सकती है थेरेपी। तो ऐसा नहीं है कि शुरू किया, खत्म हुआ, बिल्कुल फिट हो गए, बिल्कुल परफेक्टली सारा ट्रीटमेंट हो गया, सिम्टम रिलीफ, प्रॉब्लम दूर, डिसऑर्डर दूर और थेरेपी टर्मिनेट हो गई। इतना क्लियर कट तरीके से नहीं चलती थेरेपीज। आफ्टर ऑल प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकल लाइफ में इतना थ्योरेटिकली, आइडियली, इतना एब्स्ट्रैक्ट तरीके से चीजें काम नहीं कर पाती। तो क्लिनिकल रिसर्च ये बताती है कि एक थेरेपी को सक्सेसफुल होने के लिए, खासकर कि यहाँ उन केसेस की बात हो रही है जो कि कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जहां पेशेंट्स को पर्सनैलिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, और कोमॉर्बिड कंडीशंस मतलब जहां एक से ज्यादा डिसऑर्डर्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सब्सटेंस अब्यूज और डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर और सब्सटेंस अब्यूज हो गया, या एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो गया। तो जहां ऐसे 2-3 टाइप के डिसऑर्डर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हो या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो, तो वहां 12 से 18 महीने मतलब 1 से 1.5 साल तक की थेरेपी चलना तो आम बात होती है। इसलिए वहां लंबा ट्रीटमेंट तो एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए। और मैं एक बात बताऊं कि ज्यादातर पेशेंट्स में कोमॉर्बिड कंडीशंस होती ही हैं। कभी पर्सनैलिटी के कुछ फैक्टर्स पर वर्क करना पड़ता है, कभी क्लिनिकल वाले जो सिम्टम्स हैं डिप्रेशन, एंजाइटी के, उन पर काम करना पड़ता है। आमतौर पे होता है कि पर्सनैलिटी की डिस्टर्बेंस या मैल एडेप्टिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स की वजह से अक्सर लोगों में क्लिनिकल डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स। तो ज्यादातर केसेस में ऐसा अक्सर हो ही जाता है कि क्लिनिकल डिसऑर्डर मतलब एक्सिस 1 वाले डिसऑर्डर्स के साथ एक्सिस 2 वाले इश्यूज मतलब पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंसेस को भी डील करना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया पहले कि 10 से 12 महीने तो आमतौर पर लगते ही हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर हफ्ते थेरेपी के लिए आना पड़ेगा। लंबा गैप लिया जा सकता है, पर वो शुरू शुरू में नहीं। ये नहीं कि 6 महीने तक हर महीना एक एक सेशन लिया जा रहा है और फिर कह रहे हैं कि भाई थेरेपी तो काम ही नहीं कर रही। शुरुआत में मैंडेटरी है कि वीकली सेशंस तो करने ही पड़ते हैं। उसके बाद धीरे 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 2-3-4 महीने बाद ये किया जा सकता है कि पेशेंट की नीड्स के हिसाब से, पेशेंट की अपनी कंडीशंस के हिसाब से, प्रैक्टिकल इश्यूज की वजह से थेरेपी के सेशंस के बीच का जो गैप है वो लंबा किया जा सकता है।
कुछ ऐसे सीवियर क्रोनिकली इल साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, बायपोलर, ओसीडी, सब्सटेंस अब्यूज, एडीएचडी बच्चों में अगर हम देखें, या ऑटिज्म। कई सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर लाइफ टाइम किसी ना किसी तरह के की क्लिनिकल केयर की, मतलब थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन की नीड पेशेंट को होती ही है। तो अक्सर लंबे टाइम तक उन पेशेंट्स में थेरेपिस्ट की नीड रहती ही है जहां पर कि उनको रिलैप्स में जाने से रोका जा सके, क्योंकि कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जहां रिलैप्स प्रिवेंशन बहुत जरूरी होता है। चांसेस बहुत हाई होते हैं कि अगर इन्होंने रेगुलरली मेडिसिन या थेरेपी नहीं ली, या दोनों नहीं लिए, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि रिलैप्स हो जाएगा। और रिलैप्स होगा ही होगा। कुछ डिसऑर्डर्स तो इतने सीवियर होते हैं, इतने डिसेबलिंग होते हैं। तो रिलैप्स को रोकने के लिए, साइकेट्रिक हॉस्पिटलाइजेशन को रोकने के लिए, कुछ वायलेंट, एग्रेसिव और कुछ दूसरे टेंडेंसीज को रोकने के लिए लंबे टाइम तक थेरेपी में बने रहना पड़ सकता है। तो यह सोचकर, इस तरह से प्रिपेयर होकर ही हमेशा ट्रीटमेंट में जाएं और ये उम्मीद बनाए रखें कि हाँ, इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। इसलिए थेरेपी के लिए बहुत पॉजिटिव होकर ही आप अप्रोच करें, तभी आप थेरेपी से सक्सेसफुल और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ले पाएंगे। पर ऐसे जो क्रोनिक वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो अक्सर कम ही होते हैं। और इंडिया की जो कंडीशन है वो इस तरह की है कि ये जो मैक्सिमम जो क्रोनिकली इल पेशेंट्स हैं ये ज़्यादातर मेडिसिन पर ही रहते हैं, मेडिसिन लेते रहते हैं, और थेरेपी की कोई अवेयरनेस नहीं है इनमें, कोई अवेयरनेस, ऑलमोस्ट जीरो अवेयरनेस है। इस वजह से बहुत सारे पेशेंट्स रिलैप्स करते रहते हैं, दवाइयों की डोज बढ़ती रहती है, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा दवाइयाँ उनको लेनी पड़ती हैं। फैमिली मेम्बर्स के लिए, पेशेंट के लिए इतना डिस्ट्रेसिंग हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट्स जो है वो रिकवर पूरी तरह से नहीं कर पाते, या ये कहें कि पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हो पाते। तो फाइनली कंक्लूड करूंगा इस वीडियो को और आपको कहूंगा कि थेरेपी के लिए थोड़ा सोच विचार के, प्रॉपर अपने को एजुकेट करके, सही तरीके से थेरेपी और अपने थेरेपिस्ट के बारे में जान के, प्रॉब्लम के बारे में जान के, ये नहीं कि माइल्ड डिप्रेशन में आप सोचें कि भाई 20-25 सेशंस लगेंगे, या सीवियर ओसीडी के अंदर 3-4 सेशंस लगेंगे, या सीवियर स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर बस 1 या 2 सेशंस लगेंगे। इस तरह से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं जाना। अगर आप रियलिस्टिक तरीके से अप्रोच करते हैं तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आपकी थेरेपी सक्सेसफुल होगी। इसीलिए ये सारी एजुकेशन के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप जानें कि जब आप थेरेपी को अप्रोच करें तो इतने उदास और इतने हताश मन के साथ मत करें। उम्मीद रखें कि थेरेपी वर्क करेगी, इस बात की तो पूरी श्योरिटी है, करेगी, जरूर करेगी। आज नहीं तो कल किसी ना किसी तरह से थेरेपिस्ट जब आपके बारे में जान जाएगा, थेरेपिस्ट जब अपनी तरफ से कोशिश करके आपके बारे में और बेटर समझ पाएगा, बेटर नॉलेज ले पाएगा, तो वो आपको जो थेरेपी दे रहा है उसको सक्सेसफुल करा ही देगा। हाँ, पर किसी किसी केस में अगर आपको लगता है कि थेरेपिस्ट जो है वो बिल्कुल आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे, शुरू शुरू में प्रोग्रेस आ रही थी, अब कुछ खासा प्रोग्रेस नहीं आ रही है, और आपको लगता है कि आपको एक लिमिट से ज़्यादा आपके थेरेपिस्ट कुछ ऑफर ही नहीं कर पा रहे हैं, एक ही बात को बार बार करते रहते हैं, एक ही चीज़ के बारे में बार बार चर्चा करते रहते हैं, कुछ नया कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नए उनके पास आइडियाज़, अप्रोच नहीं है, कुछ नए तरीके से आपको प्रॉब्लम को नहीं समझा पा रहे हैं, आपको नए तरीके नहीं बता पा रहे हैं, तो आपको अपने थेरेपिस्ट को चेंज करना जरूरी होगा। और ऐसे में आप थेरेपी टर्मिनेट करने की बजाय थेरेपिस्ट के साथ अपना कांटेक्ट खत्म कर सकते हैं और फिर एक नया थेरेपिस्ट देख सकते हैं। नए थेरेपिस्ट के साथ हो सकता है कि वो एक अच्छा थेरेपिस्ट हो या अच्छी थेरेपिस्ट हो, और लंबे टाइम तक आप अपनी थेरेपी को लेकर उसको सक्सेसफुली पूरा कर पाए। इसलिए इतना कहूंगा फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए कि थेरेपी को छोड़ने की बजाय, थेरेपी पर अपना भरोसा छोड़ने की बजाय आप थेरेपिस्ट बदलें, वो फिर भी बेटर होगा। क्योंकि थेरेपी एक साइंस है, थेरेपी एक पूरी एक साइंस है, उसके पीछे डिसऑर्डर की एक समझ है जिसके बेसिस पे टेक्निक्स डिजाइन की गई हैं और उन टेक्निक्स को इंप्लीमेंट किया जाता है। इसलिए थेरेपी की साइंस में भरोसा करते हुए थेरेपी लें जरूर, थेरेपी के बारे में जानकारी लें, नॉलेज लें। बहुत सी किताबें हैं, बहुत सी इंफॉर्मेशन है यूट्यूब पे, गूगल पे, जिसको आप ले सकते हैं, जिससे आप जानकारी जुटाकर अपने ट्रीटमेंट को, अपनी थेरेपी को बेटर तरीके से गाइड कर सकते हैं, खुद को गाइड कर सकते हैं, खुद के लिए सही डायरेक्शन ढूंढ सकते हैं। तो ऐसा आप करें। इसी के लिए, इसी मकसद से मैंने ये वीडियो बनाई है, जो उम्मीद है आपको हेल्प करी होगी। इस वीडियो को और लोगों को दिखाएं जिनको कि इस वीडियो से मदद मिल सकती है, इसमें जो जानकारी दी गई है उससे हेल्प मिल सकती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, और साथ ही चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी और यूज़फुल वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।